Hello student, how are you? I hope all of you are fine. And today we are going to discuss Ohm's law again. Ohm's law again हम डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें डाउट्स था कि Ohm's law क्या है और इसको किस तरीके से हमने डिफाइन किया है. Is it clear? Now suppose we have a conductor, just like it is a conductor, और इस कंडक्टर के क्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए सेल को कनेक्ट कर रखा है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है. द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल इज इक्वल टू V एंड ड्यू टू दिस सेल I करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट. क्लियर? एक कंडक्टर है, बैटरी कनेक्ट किया उसके क्रॉस, और इस बैटरी की वजह से इस सर्किट में करंट पास होता है. तो व्हाट इज द ओम्स लॉ? ओम्स लॉ मीन्स इट्स गिव अ रिलेशन बिटवीन V and I. Basically, Ohm's law gives a relation between potential difference and current flowing through the conductor and current which is flowing through the conductor. तो वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन से फाइंड आउट करता है. तो ओम्स जो एक साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि जब इस सेल के पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. जब इस सेल के पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो इस कंडीशन में वोल्टेज को इंक्रीज करने के साथ साथ उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इस सर्किट में जो करंट पास हो रहा था उस करंट के वैल्यूज में भी कुछ इंक्रीमेंट उन्होंने ऑब्जर्व किया. जैसे उन्होंने वोल्टेज को डिक्रीज किया तो इट मीन्स करंट भी हमारे क्या हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हुआ. तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हम किसी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल को चेंज करते हैं तो उस चेंज के साथ साथ उस कंडक्टर में जो करंट पास हो रहा था ये करंट भी चेंज हो रहा है. तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो V है, जिस रेट से V को चेंज करते हैं उसी रेट से हमारा करंट भी चेंज हो रहा था. तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि V इज प्रोपोर्शनल टू I. V इज प्रोपोर्शनल टू I. इट मीन्स the potential difference across a conductor is directly proportional to the current which is flowing through the conductor. अब यहाँ पे उनका एक कंडीशंस था कि at the situations temperature, pressure, ठीक ना, and dimension ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट. उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे पास हमने ये कंडक्टर जो यूज़ किया है, इस कंडक्टर का टेम्परेचर, प्रेशर और इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन में इसका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में वोल्टेज V इज प्रोपोर्शनल होगा करंट I के. सो द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, the statement of Ohm's law is the potential difference across a conductor is directly proportional to the current which is flowing through a conductor, providing physical conditions remain unchanged, or we can say the physical conditions remain constant. Unchanged or constant. What is a physical condition? Here physical conditions means the temperatures of the conductor, pressure of conductor and dimension of conductor remain same. क्योंकि हमने एक टॉपिक्स और पढ़ाए कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और डायमेंशन पे. तो इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखने के लिए हम टेम्परेचर, प्रेशर और डायमेंशन को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं. ठीक ना. नाउ V इज प्रोपोर्शनल टू I. देन V, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटाते हैं फिजिक्स में, जब भी हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिमूव करेंगे यहाँ से और उसकी जगह इक्वल का साइन लगाते हैं तो हमेशा क्या आता है, एक कॉन्स्टेंट आता है, डेट इज इक्वल टू R. तो V इज इक्वल टू R I. V is equal to, it is a mathematical form of Ohm's law where R is constant and it is known as resistance of the conductor. Resistance of the conductor. क्लियर? तो सिंपल सा
कि यहाँ पे आर जो है ये कांस्टेंट है और इसको हम कोई भी कंडक्टर है उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस इसको कहते हैं। रेजिस्टेंस मीन इट अपोज द फ्लोइंग ऑफ करेंट। ये क्या करता है, कोई भी करेंट मतलब कंडक्टर में से अगर करंट पास होता है तो उस करंट को अपोज करता है, उसको रेजिस्ट करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को जिसके कारण वो करंट को रोक रहा है, करंट को रेजिस्ट कर रहा है, तो उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा एक स्टेटमेंट ये ओम्स लॉ का हो गया सिंपल डेफिनेशंस के साथ। नाउ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन V and I graph. If we draw a graph between voltage and current, it is a x-axis, it is a y-axis, and current is represented in x-axis and voltage in y-axis. Then if we draw a graph between V and I, then we find it is a straight line. अगर कोई भी कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं, ओम्स लॉ को अगर वो फॉलो कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में V और I के बीच में अगर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ग्राफ किसी भी शेप में बन सकता है, कर्व्ड बन सकता है, इरेगुलर्स बन सकता है, किसी भी शेप में बन सकता है। लेकिन अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो इट मीन्स ग्राफ हमेशा V और I के बीच में क्या बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। याद आपको यहाँ पे रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट current is taken in x-axis and voltage is taken in y-axis. Is it clear? अगर इस लाइन का हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। जो लाइन का स्लोप है ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है किसको, रेजिस्टेंस को। स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल सी एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इट इज इक्वल टू आई एंड दिस लेंथ इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में हमने वाई एक्सिस में हमने वोल्टेज को रिप्रेजेंट करा है। तो इट मीन्स ये वाला जो लेंथ है, इतना जो लेंथ है ये वी को रिप्रेजेंट करेगा। इफ दिस एंगल इज थीटा देन ट्रिग्नोमेट्री में हम एक रेशियो पढ़ते हैं टेन थीटा, या स्लोप हम रिप्रेजेंट करते हैं ना। स्लोप मीन्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी सी, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। और स्लोप इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब दिस हाइट डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, दैट इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप का मतलब ये इस आई एक्सिस के साथ, मतलब करंट एक्सिस के साथ कितना झुका हुआ है, इसका झुकाव कितना है। ठीक है ना, इसका झुकाव जो है, स्लोप जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, रेजिस्टेंस को। मतलब P अपॉन V, P परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, V वोल्टेज एंड बेस इज इक्वल टू I, देन स्लोप इज इक्वल टू V अपॉन I। फ्रॉम द ओम्स लॉ V बाय I इज इक्वल टू R, V बाई इज इक्वल टू R, इट मीन्स V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो स्लोप जो है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, रेजिस्टेंस को। क्लियर है। अब यहाँ पे बात आती है कि जिस ग्राफ का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, जितना इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, उस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना, जस्ट टेक एन एग्जांपल। current, it is voltage, we take 3 lines, no, it is R1, R2 and R3। ये अलग अलग कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, ये फर्स्ट कंडक्टर का, सेकंड कंडक्टर की, या थर्ड कंडक्टर का हम ले लेते हैं। इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि R1, R2 एंड R3 में ग्रेटर कौन है। तो हमें पता है स्लोप जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, और जिस लाइन का स्लोप जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा। तो इट मीन्स इसका स्लोप छोटा सा स्लोप है टाइम एक्सिस के साथ, सॉरी करंट एक्सिस के साथ। इसका स्लोप R2 का स्लोप R1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और R3 का स्लोप जो है वो R1 एंड R2 के कंपैरिजन में और ज़्यादा है। इंक्रीजिंग स्लोप है ना, ये एंगल ज़्यादा है। ठीक है ना, इट मीन्स एंगल से हम मेजर कर सकते हैं स्लोप को, क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, आप क्लास
10th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, उसमें हम इसको स्टडी करेंगे, टेन थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो स्लोप जो है वो टेन थीटा से रिप्रेजेंट करता है, टेन थीटा के वैल्यू थीटा पे डिपेंडेंट करता है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे स्लोप को मेजर कर सकते हैं थीटा से, ठीक है। तो थीटा जिसका ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा है, इतना आपको याद रखना है बस इसमें, ठीक। तो R3 का स्लोप ज़्यादा है तो इट मीन्स R3 का रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा R2 से, और R2 का रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा R1 से। इज इट क्लियर? नाउ अगर सेम ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं दूसरे ग्राफ में, दूसरे तरीके के ग्राफ में, सेकेंड टाइप, इफ वी रिप्रेजेंटेड द पोटेंशियल इन द एक्स ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स एंड करेंट ऑन द एक्सिस ऑफ वाई। क्लियर? अगर हम बाई एक्सिस में अब करेंट को रिप्रेजेंट करें और एक्स एक्सिस में अगर वी को रिप्रेजेंट करें, देन we take another 3 resistance R1, it is equal to R2 and this is R3। अब इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब तो यहाँ पे हमने जो ओम्स लॉ का जो ग्राफ ड्रॉ किया था वो V वर्सेस I का ग्राफ है, I एक्स एक्सिस में, V वाई एक्सिस में। हमने जस्ट इसको रिवर्स कर दिया, एक्स एक्सिस में वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर लिया और वाई एक्सिस में करंट को रिप्रेजेंट कर लिया। अगर इस तरीके का ग्राफ होता है, इस तरीके का ग्राफ होगा, ठीक ना, V और ये I, अगर इसमें कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका जो स्लोप है, इसका ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, I से, क्योंकि ये करंट एक्सिस के पैरेलल है तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते सिंपली, अब समझेंगे। अगर रेक्टेंगल है तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, तो ये अगर ये I है तो ये भी कितना जाएगा, I हो जाएगा। अगेन इट इज इक्वल टू V, ठीक है। अगर यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करते हैं इस ग्राफ से, तो स्लोप इज इक्वल टू होगा I बाय V, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो I अपॉन V, और I अपॉन V रिप्रेजेंट करेगा 1 बाय R को, ठीक है। तो इट मीन्स R इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय स्लोप। अब इस इक्वेशन से ग्राफ इसके लिए ये वाला होगा, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है, एक्स एक्सिस में करंट है और एक्स एक्सिस में वोल्टेज है और वाई एक्सिस में करंट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आर इज रेसिप्रोकल होगा स्लोप के, आर रेसिप्रोकल होगा। सो इसका मतलब स्लोप अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर स्लोप कम है तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में इसको अप्लाई करते हैं। इन दिस सिचुएशंस इफ वी अप्लाइड दिस फॉर्मूला देन वी हैव फाइंड R1 का स्लोप लेस है R2 एंड R3 से, R2 का स्लोप जो है वो R3 से लेस है, एंड R3 का जो स्लोप है वो R3 का जो स्लोप है वो R1 एंड R2 से ग्रेटर है। तो इट मीन्स इस कंडीशन में हमें पता है कि जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे स्लोप किसका कम है, R1 का, तो इट मीन्स R1 का वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगा किससे, R2 से, और R2 का वैल्यू ग्रेटर होगा किससे, R3 से। तो इस कंडीशन में R3 जो है वो लेस होगा और इस कंडीशन में R3 का वैल्यू ग्रेटर होगा। अरे बात समझे ना? तो सेम कंडीशंस वही है, बस हमने ग्राफ अलग अलग ड्रॉ किया है। इज इट क्लियर? एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर आपने R3 को लेस लिया है या ग्रेटर लिया है, जो भी कंडीशंस था। तो बेटे ये दो कंडीशंस थे, एक V और I का ग्राफ था, एक I और V का ग्राफ था, ठीक है। तो अगर V I का ग्राफ है तो इस कंडीशन में स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर V और I का ग्राफ है तो इस कंडीशन में स्लोप जो है वो 1 बाय R को रिप्रेजेंट करेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? सिंपल। नाउ